तनावुश को घर छोड़ते ही पाशा ने दोबारा कबीर दादा की रिहाइशगाह का रुख किया और ख्वाबगाह में जाकर तस्वीर के अकब में छुपी तिजोरी खोल ली। उसमें भरे करोड़ों रुपए एक लिफाफे में डालकर वो ख्वाबगाह से बाहर निकला और ऊपरी मंजिल पर मौजूद एक बंद कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक गया। वो ताला किया हुआ कमरा काफी अरसे तक उसके इस्तेमाल में रह चुका था और यहाँ से जाने के बाद भी ये कमरा उसी के नाम पर मुख्तस था। ताला खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और कपड़ों की अलमारी में रकम छुपाकर बाहर निकल आया। कोठी से निकलते ही वो कबीर दादा को कॉल करने लगा। वो साहिल वाले अड्डे से उठकर घर जाने की तैयारियों में था। दादा, आप थोड़ी देर वहीं रुककर मेरा इंतजार करें, एक बहुत जरूरी बात करनी है। कबीर दादा को तनावुश के पास जाने की जल्दी थी। वो बोला, यार ये बातचीत बाद में नहीं हो सकती। गुज़श्ता 2 दिन वो मुसलसल अपने घर जाती रही थी और आज वो खुशकिस्मती से घर पर मौजूद थी। कबीर दादा जल्द से जल्द घर जाकर अपनी आंखों की प्यास बुझाना चाहता था। पाशा बोला, दादा कहा ना, एक बहुत जरूरी मसला है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। कबीर बोला, अच्छा जल्दी आओ। वो गोया बादल नखास्ता मान ही गया। पाशा को वहां पहुंचने में 1 घंटा लगा था। कबीर दादा बेजारी और कोफ्त का रूप धारे उसका मुंतजिर था। नशिस्त संभालते ही वो चहका, मुबारक हो दादा, काम हो गया। कबीर बोला, क्या, कौन सा काम? उसकी आंखों में हैरानी सिमट आई थी और दिल किसी अंदेशे से धड़कने लगा। पाशा बोला, भाभी चली गई है और कल परसों तक वो माँ से मशवरा करके उस शहर का नाम बता देगी जहाँ उन्होंने मुंतकिल होना है। कबीर दादा ने बेजारी भरे लहजे में उसे झिड़का, यार मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। पाशा इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मैं भी। कबीर दादा ने नशिस्त छोड़ी, अच्छा ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ? पाशा बोला, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई दादा। कबीर बोला, बको। न जाने क्यों उसको बेइत्मीनानी महसूस होने लगी थी। पाशा बोला, ये सच है, लेकिन उस मक्कार ने फौरन मुझे भाई बनाकर जज्बाती तौर पर धौंस जमाई और ये वादा ले लिया कि वो आपका सामना नहीं करेगी। कबीर बोला, कैसे नहीं करेगी सामना? उसकी आवाज में शामिल गुस्से ने पाशा जैसे निडर को भी लर्जा दिया। वो बोला, दादा आप अपने कहे से फिर रहे हैं। कबीर बोला, नहीं, ये तय हुआ था और मैंने कहा था कि मैं उसकी आंखों में नदामत देखना चाहता हूँ। मैं खुद कानों से सुनकर ये यकीन करना चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़कर जाने पर हंसी खुशी राजी है। पाशा बोला, उसकी मर्जी में आपको सुनवा सकता हूँ, लेकिन उसके साथ आपको वादा करना पड़ेगा कि आप उससे बात नहीं करेंगे। कबीर ने अपनी गैर होती हालत पर मुश्किल से काबू पाते हुए कहा, सुनाओ। पाशा ने फौरन तनावुश का नंबर मिलाकर स्पीकर ऑन कर दिया। कॉल वसूल करते ही उसकी मधुर आवाज उभरी, अस्सलाम वालेकुम भैया। पाशा को यूं भैया कहने पर कबीर दादा को किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हुआ। पाशा बोला, वालेकुम अस्सलाम बहन, क्या माँ जी से मशवरा कर लिया है कि किस शहर में मुंतकिल होना है? वो धीमे से लहजे में बोली, अभी तक नहीं किया। पाशा बोला, अच्छा जल्दी बात करो, क्योंकि तुम्हें यहाँ काफी खतरा है और मैं जल्द से जल्द तुम्हें किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करना चाहता हूँ। बाकी परेशान ना होना, तुमने जो काम बताया है वो हो जाएगा। खामखा नादिम होने की जरूरत नहीं, तुमने बड़ा भाई बना लिया है तो भाई बनकर दिखाऊंगा। पाशा ने उसकी कबीर दादा की तस्वीरें मांगने वाली बात को नदामत से जोड़कर कबीर दादा की सोचों को मनचाहा रुख दिया। तनावुश भोलेपन से उसकी चाल में आ गई, बोली, शुक्रिया भैया। पाशा ने कहा, और फिक्र न करना, जैसे ही कबीर दादा ने तलाक दी मैं स्टाम्प पेपर पर उनके दस्तखत करवा कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तनावुश बोली, भैया? वो कुछ उल्टा सीधा उगलना चाहती थी। पाशा ने फौरन प्यार भरा अंदाज अपनाते हुए उसे झिड़का। बोला, बस अब एक लफ्ज न कहना। मैं वादा करता हूँ कबीर दादा तुम्हारे सामने नहीं आएगा। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। उसने तनावुश की बात सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। कबीर दादा काटो तो बदन में लहू नहीं की जिंदा मिसाल बना बैठा हुआ था। सारी गुफ्तगू सुनकर उसे पाशा पर जरा भी शक न हुआ था। मोबाइल फोन जेब में डालते हुए वो मुस्तफसिर हुआ, दादा आप परेशान नजर आ रहे हैं। कबीर दादा उसे जवाब दिए बगैर मेज की चिकनी सतह पर नजरें जमाए किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। पाशा बोला, दादा आपने वादा किया था कि अगर वो हंसी खुशी जाना चाहे तो आप नहीं रोकेंगे। अब आपने अपने कानों से सुन लिया है, उसे तलाक भी चाहिए और वो आपका सामना भी नहीं करना चाहती। कबीर ने जैसे खुद कलामी की थी, सामना तो उसे करना पड़ेगा। मौत से आंखें मिलाने वाला एक लड़की की बेवफाई पर अपने शागिर्द से निगाह नहीं मिला पा रहा था। उसी वक्त पाशा के मोबाइल फोन पर पैगाम की घंटी बजी। तनावुश ने पैगाम भेजा था। वो पढ़ने लगा, भैया प्लीज उन्हें कह देना कि मुझे तलाक न दें। बेशक सारी जिंदगी उन्हें मुंह नहीं दिखाऊंगी, प्लीज वो आपकी बात नहीं टालेंगे। उसने फौरन ही जवाब दिया, तुम बेवकूफ हो, और वो पैगाम मिटा दिया। उसका मैसेज आया, भैया प्लीज अगर मुझे बाद में लगा कि तलाक लेना जरूरी था तो मैं उस वक्त आपको कहकर तलाक ले लूंगी, मगर फिलहाल नहीं। प्लीज उन्हें कहे ना कि अगर उन्होंने मुझे तलाक दी तो मुझे कुछ हो जाएगा। उसने दूसरे मैसेज का जवाब लिख कर भेजा, अच्छा ठीक है। फिर दूसरा पैगाम, फिर दूसरा मैसेज भी मिटा दिया। कबीर दादा को जाने कैसे अंदाजा हुआ था। वो बोला, उसी के मैसेज हैं। पाशा ने इस बात में सर हिलाया, बोला, हाँ मगर ऐसे नहीं जो आपको पढ़ाए जा सकें।
वो बेचारी डरी हुई है, मुझे बार बार वादे याद दिला रही है, मिन्नतें कर रही है। और क्यों ना करे, आपका खौफ अब तक हमारे दिलों से नहीं निकल सका। वो बेचारी तो छोटी सी लड़की है। कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, वो छोटी सी लड़की अमलों की पूरी है। पाशा बोला, दादा अगर उसे नादिम और शर्मिंदा करके आपकी अना को तस्कीन मिलती है तो चलें, अभी उसके पास चलते हैं। वो एक गरीब बेसहारा लड़की है। जिंदगी में सिवाय महरूमियों, हसरतों और पूरी न होने वाली ख्वाहिशों के उसने कुछ नहीं देखा। पहली बार एसी में सोई, पहली बार फ्रिज का ठंडा पानी चखा, नाश्ते में बासी रोटी खाने वाली, शहद, जैम, अंडे, मक्खन वगैरह से लुत्फानंदोज हुई। इतना आरामदेह बिस्तर देखा, पुरतायुश ख्वाबगाह और आरामदेह बाथरूम की सहूलत महसूस की। मुलाजिमों की सी जिंदगी गुजारने वाली को मुलाजिमों पर हुक्म चलाने का मौका मिला और बेचारी उस जिंदगी के हुसूल की ख्वाहिश में जी जान से जुट गई। मेरे सामने भी पहले तो उसने अपनी मोहब्बत वगैरह का ढंढोरा पीटा, लेकिन जब मैंने इसी तरह की कोठी, कार और मुंह मांगी दौलत देने का वादा किया तो अपने दावे पर कायम न रह सकी और फिर आपका सामना न करने की शर्त पर हंसी खुशी तलाक लेने पर आमादा हो गई। अब आप उसे किस बात पर शर्मिंदा करेंगे? यही पूछेंगे कि वो झूठी मोहब्बत जाहिर करती रही, वो खामोशी से सर झुका लेगी और आपकी अना को तस्कीन मिल जाएगी, है ना? कबीर दादा खामोश बैठा रहा। पाशा फिर बोला, दादा यकीन माने, इस तरह बस मैं उसकी नजरों से गिर जाऊंगा। कुछ भी है, उसको मैंने बहन कहा है और यकीन माने उसकी बातें सुनकर वो मुझे धोखेबाज नहीं लगी। गो वो आपसे झूठी मोहब्बत जताती रही है, लेकिन ये भी सच है कि वो इस शादी को कायम रखना चाहती थी। गो इसके पसे पर्दा ऐशो आराम की जिंदगी का हुसूल था। अब आपके बगैर उसे ये जिंदगी मिल रही थी तो उसने आमादगी जाहिर करने में देर न लगाई। मैंने भी उससे सच उगलवाने के लिए बड़े वादे और कस्में खाई कि उसे आपका सामना नहीं करना पड़ेगा। कबीर दादा ने गहरा सांस लेकर पाशा की बातों को हजम करने की कोशिश की, मगर उसके अंदर अजीब किस्म की आग सुलग रही थी। तनावुश ऐसे कैसे जा सकती थी? अब जबकि वो उसकी मोहब्बत पर एतबार कर बैठा था तो उसने एकदम उसके कदमों के नीचे से जमीन खींच ली थी। पाशा फिर उसकी सोचों में मुखिल हुआ। क्या सोच रहे हैं? चंद लम्हे सोचने के बाद वो बोला, ठीक है, उसे दूसरे शहर में मुंतकिल करो। उसके लिए बहुत अच्छी कोठी खरीदना, काले रंग की मर्सिडीज लेना और इतनी रकम देना कि उसे किसी से मदद की जरूरत बाकी न रहे। पाशा मुस्कुराया, बोला, रकम तो मेरे ख्याल से उसने हासिल कर ली है, क्योंकि ख्वाबगाह से निकलते वक्त 2-3 काले लिफाफे उसने पकड़े हुए थे और एक बड़े लिफाफे में मुझे बड़े नोटों की गड्डियों की झलक भी नजर आई थी। मजीद घर जाकर तसल्ली कर लेना। कबीर दादा के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट नमूदार हुई। बोला, 2-2.5 करोड़ तो होंगे। पाशा बोला, अच्छा, ये हिसाब किताब तो बाद में करते रहेंगे, पहले आप वादा करें कि उसे तंग नहीं करेंगे। मेरा मतलब है उसे कॉल वगैरह भी नहीं करेंगे। कबीर दादा चिढ़ गया, बोला, कह दिया ना, ठीक है। पाशा ने उसकी तरफ हाथ फैलाया, बोला, अच्छा आप अपना मोबाइल फोन मुझे दें। कबीर दादा ने मेज पर पड़ा मोबाइल फोन उसकी तरफ धकेल दिया। पाशा ने फौरन तनावुश का नंबर, कॉलें और पैगामात वगैरह मिटाकर मोबाइल फोन वापस कबीर दादा की तरफ बढ़ा दिया। फिर बोला, मैंने अपनी बहन का नंबर मिटा दिया है, अगर उसका दिल चाहा तो आपको कॉल कर लेगी, वरना आप उसे कॉल नहीं कर सकेंगे। कबीर दादा धाड़ा, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? पाशा बोला, पहले मेरी पिटाई करके अपने दिल की भड़ास निकाल लें, उसके बाद जवाब दूंगा। कबीर बोला, उसका नंबर तो नहीं डिलीट करना चाहिए था। पाशा बोला, करना क्या है उसके नंबर का? अगर उसे जरूरत होगी तो खुद ही कॉल कर लेगी, शायद नदामत वगैरह के इजहार के लिए कॉल कर भी ले, जो काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अलबत्ता आपको हल्का होने की इजाजत मैं हरगिज नहीं दूंगा। कबीर दादा एक छोटी सी छोकरी से मोहब्बत की भीख मांगता फिरे, ये मुझे गवारा नहीं। कबीर दादा ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम बस बकवास कर सकते हो। पाशा बोला, नसीहत समझें, मशवरा जाने या बकवास कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। आपकी सलाहियतों को जंग लगाने वाली, आपको मकसद से दूर करने वाली और आपकी कामयाबी और तरक्की की राह का सबसे बड़ा रोड़ा आज मैंने हटा दिया है। और फिक्र न करना, उसे बहन कहा है तो उसके लिए कोठी, कार वगैरह का बंदोबस्त मैं अपने पैसों से करूंगा। उसकी बात का जवाब दिए बगैर कबीर दादा खड़ा हो गया। बोला, अब चलना चाहिए। पाशा आखिरी लम्हों में भी उसे नसीहत करने से न चूका। बोला, मेहरबानी फरमाकर उसके घर का रुख न कर लेना। अलबत्ता तनावुश को तलाक देने का जिक्र उसने जानबूझकर नहीं किया था कि वो कबीर दादा को थोड़ा सा मौका देना चाहता था। यूं एकदम से उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं था। अपनी पहली मोहब्बत को वो इतनी जल्दी तो दिल से नहीं निकाल सकता था। कबीर दादा गम और गुस्से में खौलता हुआ बोला, भाड़ में जाए भाई वो, और दफ्तर से बाहर निकल गया। घर में दाखिल होते ही वो भां भां करती हुई माँ से जा लिपटी। क्या हुआ मेरी शहजादी को? बुशरा उसे साथ लिपटाए चारपाई पर बैठ गई। वो जवाब दिए बगैर सिसकियां भरती रही। उसके हाथों में थामे सामान को देखते ही बुशरा को अंदाजा हो गया था कि वो क्यों रो रही है। वो बोली, अच्छा इतना नहीं रोते, मेरी शहजादी के लिए रिश्तों की कोई कमी है? इतने रिश्ते आएंगे कि हिसाब रखना मुश्किल हो जाएगा।
फिर मेरी गुड़िया अपनी पसंद का शहजादा चुनेगी और आराम से बकिया जिंदगी गुजारेगी। वो चीखते हुए बोली, मुझे उनके अलावा कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं, ना शहजादा, ना बादशाह, ना वजीर। बुशरा उसे समझाने लगी, बोली, है ना पागल, एक गुंडे मवाली से वफा और मोहब्बत की तवक्को रखना बेवकूफ़ी ही तो है। शुक्र करो उसने इतनी आसानी से तुम्हारी जान छोड़ दी। वो बोली, नहीं छुड़ाना मुझे अपनी जान, कैद रहना चाहती हूँ उनके पास। आप चलें, उनसे बात करें कि वो मुझे तलाक न दें। मैं उनकी मुलाजिमा बनकर पड़ी रहूंगी, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं करूंगी। वो जो मर्जी आए करते रहें, मगर मुझे खुद से दूर न करें। मैं उन्हें शराब पीने से भी मना नहीं करूंगी। चले ना माँ जी, चले उनके पास, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। तनावुश सिसकियां भरते हुए गिड़गिड़ाने लगी। माँ ने कहा, ऐसा नहीं बोलते मेरी जान, इसे मोहब्बत नहीं कहते। अगर उसकी नजरों में तुम्हारी जरा सी भी वक़्त होती तो तुम्हें यूं ना धुतकारता। अपनी रही सही इज्जत गंवाने से क्या मिलेगा? जब उसे तुमसे मोहब्बत ही नहीं है तो मेरी मिन्नत किस काम की? याद है ना क्या कहा था कि ऐसे बाइख्तियार और साहिब हैसियत लोगों के लिए हम गरीब मखमल में टाट के पैवंद जितनी अहमियत रखते हैं। उसने बस तुम्हारी सूरत देखकर शादी की हामी भरी थी और सूरत के पुजारी का दिल चंद दिनों में ही शेर हो जाया करता है। अब उसे किसी नई सूरत और ताज़ा जवानी की तलाश होगी। तुम उसके लिए बासी हो गई हो मेरी बेटी। उसके पास देखने वाली आंख होती तो उसे मालूम होता ना कि उसने किस हीरे को ठोकर मारी है। तनावुश बोली, नहीं हूं मैं हीरा, एक बेहैसियत पत्थर से भी कम औकात है मेरी। उनकी मुलाजिमा बनने के लायक भी नहीं। ना देते बीवी के हुकूक, अपनी खिदमत तो करने देते, इस बहाने उन्हें देखती तो रहती ना। वो सिसकियां भर कर रोती रही। बुशरा खातून की आंखें भी बेटी के गम में भर आई थी, मगर वो रोकर अपनी बेटी के दुख को बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो उसे तसल्लियां देती रही। सुनहरे मुस्तकबिल, अनदेखे शहजादे और आरामदेह खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी के बारे में बातें करके उसका जहन बटाती रही। घंटे डेढ़ में उसकी हालत संभल गई थी। बुशरा थोड़ी देर उसका सर गोद में लिए बैठी रही और फिर उसे चारपाई पर लिटाकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। उसके चाय बनाने से पहले मोबाइल फोन की घंटी बजी। तनावुश हड़बड़ा कर मोबाइल फोन की तरफ मुतवज्जे हुई। पाशा की कॉल ने उसे मायूस कर दिया था। किसी अनहोने की उम्मीद में उसने कॉल वसूल करने का बटन दबाकर मोबाइल फोन कान से लगा लिया। गुफ्तगू के इख्तिताम पर उसकी मायूसी दो चंद हो गई थी। फिर उससे सब्र ना हो सका और वो पाशा को पैगाम लिखने लगी। कार से उतरते ही उसकी नजरें दरवाजे की चौखट को देखने लगी, जहां स्याह नशीली आंखों में मोहब्बत की शमे रोशन किए, खूबसूरत होंठों पर प्यार भरी मुस्कान सजाए वो उसकी मुंतजिर खड़ी होती। ख्वाबगाह में दाखिल होते ही उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं। शराब की अलमारी के ताले में धागा पिरोई चाबी लगी हुई थी। बस इतना ही ख्याल रखना था। अब शराब नोशी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, या अब तुम्हारा मतमे नजर पूरा हो गया। कबीर दादा के दिमाग में शिकवा करती सोच उभरी और वो तिजोरी की तरफ बढ़ा। ताला खोलते ही पाशा की बात की तस्दीक हो गई थी। पैसों के नाम पर वहां फूटी कौड़ी भी दिखाई न दी। अलबत्ता उसके जरूरी कागजात वगैरह को उसने नहीं छेड़ा था। तो तुम्हें दौलत चाहिए थी, बहुत सारी। उसके होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जरूर मिलेगी, और भी मिलेगी, मगर सुकून नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। यकीनन तुम मुझसे भी बड़ी गैंगस्टर निकली कि मुझे चारों शाने चित कर दिया। उसके दिमाग में तनावुश का फिक्रा गूंजा। कबीर को दादा कहते हो तो मुझे दादी कहा करो। उस वक्त उसके फिक्रे पर हंसने वाले को आज महसूस हो रहा था कि वो वाकई तनावुश दादी ही निकली। वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। उसकी अलमारी खाली थी। सिर्फ कबीर दादा का दिया हुआ लिबास वो वहीं छोड़ गई थी। इतने पैसे ले गई हो, अपने पुराने लिबास ही छोड़ जाती। उसकी सोचें शाकी हुई। अपने तरतीब से लटके हुए सारे लिबास उसने अलमारी से बाहर निकाल कर फेंक दिए। दराज में मौजूद खुशबू में बसी जुराबें भी नीचे कालीन पर बखेर दी। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई खिदमत, गुस्से में कहते हुए उसने ड्रेसिंग रूम में तरतीब से रखी तमाम अशिया बखेर दी। हाथ भी न लगाना मेरी चीजों को, दफा हो जाओ। बड़ी आई मोहब्बत जताने वाली। तुम जानती नहीं मैं कबीर दादा हूँ। दुनिया मुझसे डरती है और तुम्हारी ये जुर्रत के मुझे कबीर कहो। दोबारा ऐसे कहने की कोशिश भी की तो गर्दन तोड़ दूंगा। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल आया। तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे हाथ नहीं हैं? अपने बूट नहीं उतार सकता? मेज पर बूट रख कर उसने झुककर बारी बारी दोनों जूतों के तस्मे खोले और जूते उतार कर बूट रैक की तरफ उछालता हुआ चिल्लाया, खोल लिए। क्या मेरे हाथ घिस गए हैं या सांस चढ़ गया है? टाई भी खोल लूंगा। टाई की गिरा ढीली करके उतारते हुए उसने कालीन पर फेंक दी। कोट भी उतार कर दूर उछाल दिया। बच्चा नहीं हूँ, सब काम कर सकता हूँ। बड़ी आई अपनी खिदमत से मुतासिर करने वाली। नहीं चाहिए तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ना घर में कोई जगह है, ना मेरी जिंदगी में। सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में तनावुश की आवाज गूंजी, खाना नहीं खाते तो चाय की प्याली पी लो, थके हुए आए हो। वो इतनी जोर से धाड़ा, कहा ना कुछ नहीं चाहिए। राहत खाला भागती हुई वहां पहुंच गई। जी साहब जी।
मुंह से कुछ कहे बगैर उसने हाथ के इशारे से उसे वापस जाने का कहा और आंखें बंद कर लीं। नहीं पीऊंगा चाय, खाना भी नहीं खाऊंगा, हफ्ता हफ्ता जुराबों का एक ही जोड़ा पहने रखूंगा, 3-3 बोतलें शराब की पीऊंगा। तुम कौन होती हो मुझे रोकने टोकने वाली? हाँ बताओ ना, तुम कौन हो मुझे रोकने वाली? कबीर दादा औरत को पांव की जूती समझता है। कई आईं और कई गईं, अगर तुम खुद दफा ना होती तो कल परसों तुम्हें भी ठोकर मार कर भेज देता। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाता रहा। आंखें बंद करते ही वो छलांग लगाकर फिर ख्यालों में आधम की। उसके बाजू पर सर रख कर वो उसकी छाती पर मुलायम हाथ फेर रही थी। वो पूछने लगा, ये तनावुश भला कैसा नाम है? उसकी मुतरन्नम हंसी गूंजी। कभी कुरान पढ़ा हो तो पता चले ना जनाब को, 22वें पारे की सूरह सबा में इस नाम का जिक्र हुआ है। पकड़े न जाना, हाथ न आना, नामुमकिनुल हुसूल, ये मतलब है इसका। पता नहीं आपके काबू में मैं कैसे आ गई। उसने मुंह बनाया, जी मुझे किसी को काबू करने का कोई शौक नहीं। वो वारफ्तगी से बोली, मगर मुझे तो आपके काबू में आने का शौक है ना। वो फिर गुस्से से बड़बड़ाता हुआ उठ बैठा। झूठी, दरोगो, गलत बयान, धोखेबाज, बकवास करती है। उसकी नजर शराब की अलमारी की तरफ उठी और वो उसी तरफ बैठ गया। इकट्ठी 3 बोतलें हाथ में पकड़कर वो वापस सोफे पर आन बैठा। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि मुझे शराब नोशी से रोक सके। जितनी मर्जी होगी पीऊंगा। बोतल खोलकर उसने ग्लास में उंडेलने का तकल्लुफ किए बगैर बोतल मुंह से लगा ली। तल्ख स्याल ने उसकी छाती में जैसे आग सुलगा दी, मगर वो गटागट पीता रहा। एक बोतल खाली करके उसने दूसरी बोतल खोल ली और दूसरी के खत्म होने पर तीसरी को होंठों से लगा लिया। एकदम खालिश शराब की इतनी मिकदार मैदे में उंडेलने से उस पर मदहोशी छाने लगी। वो चौथी बोतल लेने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ा। लड़खड़ाते कदमों ने उसका साथ नहीं दिया था। वो लहराता हुआ कालीन पर गिरा। उसका सर बड़ी मुश्किल से बेड से टकराने से बचा था। 1-2 लम्हे उसी तरह पड़े रहने के बाद वो सर झटकता हुआ बेड का किनारा पकड़कर ऊपर उठा और फिर औंधे मुंह ही बेड पर लेट गया। करीब ना आना, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। उसे महसूस हुआ कि वो उसके बालों में हाथ फेर रही है। अपने गंदे हाथ मेरे सर से दूर रखो, मैं कह रहा हूँ, दूर रखो अपने हाथ। वो एक हाथ से उसे दूर झटकने लगा। वो शायद जल्दी से पीछे हट गई थी, तभी तो वो उसके हाथ पकड़ न सका था। मगर जैसे ही वो अपने हाथ पीछे करता, वो दोबारा उसके बालों में उंगलियां फेरने लगती। उसकी शोख, मुतरन्नम और चंचल हंसी कबीर दादा को गुस्सा दिलाने लगी, मगर उसमें उसे दूर हटाने की सकत नहीं रही थी। दूर हो जाओ, परे हो जाओ। उसकी आवाज नींद में डूब गई। उसे कीमती कार से उतरते देखकर कबीर दादा ने ताना दिया, बस इतनी ही थी मोहब्बत तुम्हारी, धोखेबाज कहीं की, मतलबी खुदगर्ज। मेरे जज्बात से खेलते हुए तुम्हें जरा भी एहसास न हुआ। वो घबराए बगैर इस्तेहज़ाइया लहजे में बोली, लोगों की जिंदगियों से खेलने वाला कातिल, शराबी और बदकिरदार शख्स मुझे अखलाक सिखा रहा है। वाह! वो चिल्लाया, बकवास बंद करो। वो बोली, वरना क्या कर लोगे? मुझे भी कत्ल कर दोगे। लो चलाओ गोली, डरती नहीं हूं तुमसे, जो तुम कर सकते हो कर लो। वो बोला, तुम्हारे जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी गुनगुनाती हंसी ने कबीर दादा के कानों में रस उंडेला। तारीफ करने का शुक्रिया। इतना गुस्सा होने के बावजूद वो उसकी हंसी से खुद को मुतासिर होने से न रोक सका था। तुम्हें यहाँ भी तो अय्याशी भरी जिंदगी मिल सकती थी, फिर तुमने दूर जाने का फैसला क्यों किया? इस मर्तबा उसके लहजे में गुस्से की बजाय शिकवे का अंसर नुमाया था। उसने कंधे उचकाए, बोली, किसी की मुलाजिमा बनकर रहना कौन पसंद करता है मिस्टर कबीर? वो बोला, मुलाजिमा और बीवी में फर्क होता है। उसकी आवाज आई, नाम की हद तक, काम दोनों का एक ही होता है, और जब आजादी की जिंदगी मयसर हो तो क्या जरूरत है कैद में रहने की? वो उसकी मिन्नतों पर उतर आया। प्लीज, उसने तंजिया कहका लगाया। बोली, तुम तो बहुत बड़े दादा हो, इतनी जल्दी घुटने टेक दिए? बेपरवाही से कहते हुए वो आगे बढ़ गई और कबीर दादा हसरत भरी नजरों से उसे घूरता रह गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।